नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, आज मैं जीएस मास्टर सर द्वारा दिया जा रहा जो टॉपिक है उसका 17वां नंबर एपिसोड लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। और इसका जो पहला टॉपिक है आज हमारा इस 17वें एपिसोड का, वो है राष्ट्रपति। पॉलिटी का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जो अंग होता है वो किस चीज़ का होता है, कहाँ स्टैंड करता है। तो अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि हमारे शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये 3 प्रमुख अंग हैं। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है संरक्षण करना। ठीक है। तो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है केंद्रीय स्तर की कार्यपालिका और दूसरी होती है राज्य स्तर की कार्यपालिका। एक होती है केंद्र की कार्यपालिका और दूसरी राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके कैबिनेट, उपमंत्री, राज्य मंत्री, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। तो यानी कि हम जो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रपति कहाँ से संबंधित है, तो वो है कार्यपालिका यानी कि केंद्र की कार्यपालिका से। और जो राज्य की कार्यपालिका है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, ये सारी व्यवस्था जो है वो कहाँ देखने को मिलती है, राज्य की कार्यपालिका व्यवस्था में। तो हम केंद्र की कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। क्लियर है इतना? आगे हम बात करते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति नाम का एक पद होगा, यानी कि राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद में अगर बात करें 53 आर्टिकल 53, तो आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति के कार्य और उसकी शक्तियों का वर्णन किया गया है। 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है, 53 में उसके कार्य और एवं शक्तियों का वर्णन है। 54 आर्टिकल अनुच्छेद 54 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है। किसका? निर्वाचन का, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो किस प्रकार से होगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं ज़रा सा। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। कैसे? अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है। इसको हम कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। अब इनके चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, हिस्सा कौन कौन लेता है? दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप अपने साथ में नोट डाउन करने के लिए पेन और कॉपी ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जब अब वीडियो बनाना अब जब स्टार्ट करूँगा कंटिन्यूसली, तो मैं वहाँ पर फैक्ट्स बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा हर चैप्टर्स के। तो आप उसको नोट डाउन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। तो मैंने क्या कहा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है? निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और उस निर्वाचक मंडल में आपको ध्यान रखना है 4 जो है मुख्य लोग उसमें शामिल होते हैं। लोग तो नहीं कह सकते, 4 तरह के जो हैं प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं उनका चुनाव करने के लिए। सबसे पहले लोकसभा, ध्यान दीजिएगा ज़रा। दूसरा राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा
तीसरा विधानसभा। विधानसभा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये 4 जो हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो यानी कि मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन, निर्वाचन का वर्णन कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 54 में। किसके द्वारा चुनाव होता है? तो निर्वाचक मंडल द्वारा। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से। भाग कौन कौन लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधि। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो इनके चुनाव में भाग लेते हैं। इतना क्लियर होगा? आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो आर्टिकल 55, आर्टिकल जो 55 है उसमें निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो मैंने बता दिया आपको कि किस प्रक्रिया द्वारा। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे अगर हम बात करें तो एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित वो है आर्टिकल 61। इसमें क्या है? तो इसमें महाभियोग का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का वर्णन किया गया है कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 61 में। अब महाभियोग जो है वो लगेगा कहाँ से? तो या तो राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से कहीं भी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन कहीं भी प्रक्रिया शुरू होने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसकी सूचना देनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाना है तो 14 दिन पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से जहां भी चलाया जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया, वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कि आपके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। उसके बाद में किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है हमेशा एग्ज़ाम में कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल, वो है आर्टिकल 123। क्या है? आर्टिकल 123। ये क्या है? तो इसके तहत क्या है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस। अब ये अध्यादेश क्या होता है? तो जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें नहीं हो रही होती है और उस टाइम पर अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है, इमरजेंसी, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा जो है उनका कार्यकाल अभी उनकी बैठकें नहीं चल रही है, तो ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? वो अध्यादेश जारी करेगा। और अध्यादेश आर्टिकल किस के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 123 के तहत। और ये अध्यादेश जो है अधिकतम 6 महीने 6 सप्ताह 6 मंथ एंड 6 वीक तक रह सकता है, यानी कि 7.5 महीने तक। इसके बाद जैसे ही सदन की बैठक होती है इसको दोबारा से पास करवाना पड़ेगा इस ऑर्डिनेंस को, तब जाकर ये कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इतना क्लियर है? इसके अलावा एक और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है वो है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास एक क्षमादान की शक्ति है और वो किस आर्टिकल के तहत है? तो वो है आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 72 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सज़ा को या तो कम कर सकता है या फिर बढ़वा सकता है या फिर उसकी पूरी सज़ा को माफ़ करवा सकता है। इवन अगर किसी को फांसी की भी सज़ा है तो उस फांसी की सज़ा को भी वो समाप्त करवा सकता है। क्लियर है? तो ये किस आर्टिकल के तहत?
72 के तहत। एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित वो है 143, फेवरेट आप लोगों का। चलिए, तो 143 जो है इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श लेने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट से सलाह या फिर परामर्श लेने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है, तो वो है 143 143 के तहत। इतना क्लियर है। चलिए आगे अब हम देख लेते हैं कि इस बुक में जो है एनसीईआरटी सार संग्रह में क्या क्या चीज़ें दे रखी है। आई होप ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको पसंद आया होगा। और अभी तक दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए अब आते रहेंगी। तो चलिए हम बात करते हैं अब। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की अहर्ता यानी क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। हर कंडीशन में कोई भी पद आप ग्रहण करना चाहते हो भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु जो है आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको कितनी आयु चाहिए, 25। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, न्यूनतम 30। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो 35। क्लियर है। इसके अलावा तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए उसमें। और चौथा है किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए कोई व्यक्ति। ठीक है, तो ये तो है उनकी योग्यता जो नॉर्मली सबको पता होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। किस आर्टिकल के तहत होता है, तो ये भी मैंने आपको बताया है। क्या इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो मतदान कौन कौन करता है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये उसके चुनाव में मतदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, तो अगर आप राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारी भर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, 50 नेताओं का समर्थन होना चाहिए। क्लियर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग का भाग नहीं है, तो ये है राज्यों की विधानसभाएं। क्योंकि महाभियोग जो लगता है वो किसके द्वारा लगता है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा द्वारा, लेकिन निर्वाचन जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं भी उसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। उस पर शर्त ये होगी कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। जैसा कि मैंने बताया कि योग्यता क्या होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो ये करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी भी कारण से, तो उस पद को कितने समय के अंदर भरा जाना चाहिए, तो वो 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? तो वो है आर्टिकल 143 के तहत। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। महाभियोग किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में, संसद के दोनों में से किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो है संसद को। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में निहित है? तो वो है आर्टिकल 53 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन उससे पहले, महाभियोग स्टार्ट करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा। ये कंडीशन है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो ये किया गया था संविधान संशोधन 44वें द्वारा, यानी कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि कोई भी अगर कानून बनता है तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए दोबारा से संसद के पास उसे उस कानून को भेज सकती है। लेकिन जो धन विधेयक होता है उसके ऊपर ये शक्ति उसे प्राप्त नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो आर्टिकल 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो ये आर्टिकल 160 के तहत। यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल्स दिया हुआ है और जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट था वो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आप अगर देखना चाहें इस आर्टिकल्स को तो आप देख सकते हैं, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको रीड कर सकते हैं। चूँकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं दोबारा रीड इसको नहीं कर रहा। चलिए हम आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। बॉक्स में दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो ये कर सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, यानी कि अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल उनको ऐसा करने के लिए कहे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। जब किसी विधेयक के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद उत्पन्न हो रहा हो और उस पर सहमति नहीं बन पा रही होती है, तब राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो ये अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो यानी कि पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये किया था भारत डाकघर विधेयक वर्ष 1986 में। एक्चुअली में उस टाइम पर जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के पास जब मामला आया भारत डाकघर विधेयक 1986 वाला, तो उस टाइम पर इन्होंने जो है अपना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हुए उस विधेयक पर मंजूरी ना देते हुए ना ही तो उसको पुनर्विचार के लिए भेजा और ना ही उस पर स्वीकृति करके संसद को लौटाया, बल्कि उसको अपने पास
14 दिनों के लिए रख लिया। जैसे ही वो 14 दिनों तक रखते हैं, उसी बीच में सरकार जो है वो बदल जाती है, और सरकार के बदलने के कारण क्या होता है कि वो जो विधेयक पुरानी सरकार लाना चाह रही थी, वो विधेयक दोबारा नई जो सरकार चुनकर आती है वो लाना ही नहीं चाह रही थी। इसी वजह से ये जो है विधेयक पास नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारी नियुक्तियां भी की जाती है। राष्ट्रपति की शक्तियों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये उनकी नियुक्ति का। तो कौन कौन सी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा? तो वो देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सदस्यों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासकों की नियुक्ति, साथ ही साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो ये नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति के पास बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वो है 5 लाख। इससे पहले जो था वो 3.5 लाख था। तो वर्तमान में कितना है? 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो एक जाकिर हुसैन, वो भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और रामनाथ कोविंद जो अभी वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट हैं, वो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाए जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, तो यानी कि कुछ पदाधिकारी, कुछ जो अधिकारी हैं ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यानी प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं? संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी। ये कुछ ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब मर्जी होगा राष्ट्रपति उनको हटा देंगे, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वो होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, और वो एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध रूप से चुने गए थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो ये था वेंकट गिरी का। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। जब पद ग्रहण करेंगे उसके 5 सालों तक इनकी कार्यकाल होता है इनका। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे सब लोग। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो ये थे हिदायतुल्लाह, जस्टिस M हिदायतुल्लाह।
धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये है 14वां। प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो हैं 13वें। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक एवं जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि तक कार्य किया था। यहाँ पर दे रखा है राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, ये हमने चर्चा कर लिया है। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तब वो क्षमादान दे सकता है। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो या फिर मृत्युदंड हो, इन तीनों ही स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान दे सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो दे रखा है हमारे यहाँ पर है भारत में, इंडियन ज्योग्राफी से है ये, और यहाँ पर भारत में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति के बारे में है कि कहाँ कहाँ पर किस राज्य में बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य है और यहाँ पर आरक्षित क्षेत्र है। असम में कौन कौन सा है? काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरांग। तो काजीरंगा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट होगा मैं उस पर गोला लगा दूंगा और आपको बता दूंगा। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पके या पखुई और कामलांग। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन, सागर, श्री सैलम। तेलंगाना में है कावल और अमराबाद। बिहार में जो है वाल्मीकि, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानकमार और उदंती सीता नदी। झारखंड में है पलामू, बाघ आरक्षित क्षेत्र। कर्नाटक में है बांदापुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली, अंशी और बिलीगिरी और रंगनाथ। ये जो है कर्नाटक के बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। केरल में अगर देखा जाए तो केरल में पेरियार और परबिकुलम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेरियार। मिज़ोरम में है डम्फा बाघ आरक्षित क्षेत्र। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पन्ना, पेंच और संजय डोगरी। बांधवगढ़, सतपुड़ा और कान्हा, इसको आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र मेलघाट, पेंच, डबोदी अंधेरी, सहाद्री, बोर और नागजीरा, ये बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर बहुत ही इम्पोर्टेंट, और सरिस्का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के 2 बाघ आरक्षित क्षेत्र। इसके अलावा है मुकंदरा हिल्स। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है दुधवा और पीलीभीत और अमनगढ़। तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में कालकड़, मंदथुरई और अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम। उत्तराखंड में जिम कारपेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व था ये, और एक राजाजी। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उत्तराखंड का जिम कारपेट और राजाजी बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो ये इसमें है बुक्सा और सुंदरबन, और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो इसमें है सिमलीपाल और सतकोसिया। तो इसको भी आप देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं की, कि वनों के जीवन को संरक्षित करने के लिए, वहाँ के जो जीव जंतु उनके संरक्षण के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं और कब कब चलाई गई हैं, तो देखते हैं इसमें। यहाँ पर परियोजना का नाम दिया हुआ है, यहाँ वर्ष दिया हुआ है और यहाँ पर विशेष बिंदु दिया हुआ है। तो बाघ परियोजना कब शुरू हुआ था? 1973 में। बाघों की संख्या में कमी को रोकने तथा उनकी संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना ये कब शुरू किया गया था? तो 2006 में। तीव्रता से लुप्त होते हुए गिद्धों को बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनॉक नामक दवा है। ये क्या होता है? डाइक्लोफेनॉक जो है ये जानवरों को, पशुओं को ये दवाई दी जाती है, लेकिन जब पशु मरते हैं
तो उनका जो भक्षण है ये किसके द्वारा किया जाता है? गिद्धों द्वारा किया जाता है। और वो गिद्धों का जो हृदय है, जो उसकी जो गति है, स्पीड जो है, उसको कम कर देता है ये दवाई, और इसी वजह से ये क्या हो जाता है, गिद्धें जो है वो मरने लग जाती है। तो इसी वजह से यह दवा अब क्या कर दी गई है? प्रतिबंधित कर दी गई है। तो गिद्ध संरक्षण परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो गिद्धों को बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 2006 में। गिर सिंह परियोजना, ये भी 1973 में हुआ था शुरू। गिर अभयारण्य यानी कि जो गुजरात में है, गिर अभयारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया। ये गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह स्थित उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए गिर सिंह परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया था, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और ये झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई, और भारत के सभी प्रमुख हाथी संरक्षण क्षेत्र जिसमें पेरियार, मानस अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सभी शामिल हैं, उनमें इन परियोजनाओं को शुरू किया गया। कस्तूरी मृग योजना, इसकी शुरुआत 1970 में किया गया। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभयारण्य में 1970 में इसकी शुरुआत हुई। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। यह मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर देखें तो लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1996 में किया गया था। विश्व प्राकृतिक निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ हुआ था, और लाल पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में ही पाया जाता है। थमिन मृग परियोजना। थमिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं, विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है, और इन्हीं के संरक्षण के लिए 1977 में थामिन मृग परियोजना की शुरुआत की गई थी। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में उड़ीसा के भीरतकनिका में पाए जाने वाला ओल्बी रेडले कछुआ दक्षिणी अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। इसके संरक्षण के लिए इसकी शुरुआत 1975 में किया गया था। गैंडा परियोजना, एक सींग गैंडा वाला परियोजना केवल भारत में पाया जाता है। असम का जो मानस अभयारण्य है और काजीरंगा उद्यान है, और पश्चिम बंगाल का जलदापारा अभयारण्य जो है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, और इसी एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के उद्देश्य से 1987 में गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। घड़ियाल परियोजना। घड़ियाल परियोजना की शुरुआत 1975 में किया गया था। ये भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से 1975 से उड़ीसा में यह शुरुआत की गई इस परियोजना की। इसी योजना का विस्तार कुकरेल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार और नागालैंड में भी किया गया है। प्रवाल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर गहरे, स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रवाल भित्तियाँ, जो लक्षद्वीप जो हमारा महाद्वीप है वो प्रवाल भित्तियों से ही बना हुआ महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी सागरीय तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो अक्षांशीय स्थिति जो लैटिट्यूड होता है वो सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। सनातनी पवनें यानी कि प्रचलित पवनें जो हैं, स्थल तथा जल का असमान वितरण, महासागरीय धाराएं, समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव, लवणता और पलावी हिमखंड तथा पलावी हिमशैल, ये सारे जो हैं महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।
नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सागरीय जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम कितनी होती है, तो वो होती है 30%। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है, वो है भूमि। भूमि के वजह से ही सागरीय लवणता देखने को मिलती है। सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड लवण का होता है। कितना होता है इसका योगदान, 77.8%। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक लवणीय सागर या झील कौन सी है, तो यह है टर्की की बॉन झील। बॉन झील, इसकी जो लवणता है वो कितनी है, 330%। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो ये है 35%। जॉर्डन में के मृत सागर का औसत लवणता कितनी है, तो वो है 238 प्रतिशत। नेक्स्ट देखा जाए तो तापमान का क्षैतिज वितरण दिया हुआ है। उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो तापमान का क्षैतिज वितरण अगर देखा जाए तो उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश जहाँ पर जो है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रशांत महासागर में ये 26.1 होता है, अटलांटिक महासागर में 25.18% डिग्री और यहाँ पर जो है हिंद महासागर में 27.14 डिग्री देखने को मिलता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा आता है। तो ज्वार और भाटा दिन में कितनी बार आता है, तो पृथ्वी के हर क्षेत्र पर कम से कम 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। किस कारण से, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यहाँ पर दे रखा है विभिन्न सागरों एवं महासागरों की लवणता। तो यहाँ पर स्थान और यहाँ पर लवणता प्रतिशत में दिया हुआ है। महासागरों की औसत लवणता जो है वो कितनी है, 35% है। प्रशांत महासागर की औसत लवणता कितनी है, तो 31 से 35% है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36%, हिंद महासागर की 35%, अरब सागर की 36%, बंगाल की खाड़ी की है 30%। ग्रेट सॉल्ट लेक जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है उसकी जो औसत लवणता है वो 220% है। और अन्यवर्ती अक्षांशों पर महासागरीय लवणता कितनी है, तो 38 डिग्री है। खुले सागरों की लवणता कितनी है, 33 से 37% है। और कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता कितनी है, तो वो है 14%। और काराबुगास की खाड़ी में लवणता कितनी है, तो वो है 33%। यहाँ पर दे रखा है लघु व निम्न ज्वार की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों जब एक सीध में पड़ती हैं तब ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। ज्वार और भाटा के लिए जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल ये तीनों ही जरूरी होते हैं, तभी जो है महासागरों में ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार भाटा और एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं दैनिक ज्वार भाटा। महासागर में ऊंची जल तरंगें किससे उत्पन्न होती है, चंद्रमा से। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध रेखा में अर्थात सिजिगी हो तब बृहद ज्वार उत्पन्न होता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल सीध में हो तब क्या होता है, बृहद ज्वार उत्पन्न होता है, बहुत बड़ा ज्वार आता है। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतराल होता है, तो 24 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। ठीक है, अगर किसी स्थान पर सपोज़ ज्वार आता है, सपोज़ यहाँ पर ज्वार आया है, तो अगला जो ज्वार आएगा वो 24 घंटे और 26 मिनट के बाद ही इस स्थान पर ज्वार आएगा दोबारा। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विविधता मिसलेनियस का। ये साइंस का एक टॉपिक है, केमिस्ट्री।
देखते हैं इसको ज़रा सा। यदि एक लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल दुगनी हो जाएगी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में क्या होता है? 1/6 होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका भार पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर आपका भार कितना हो जाएगा? 10 kg। क्लियर है? 1/6 भार जो है वो चंद्रमा पर होता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तापमान को मापने के लिए। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। तो मनुष्य के सुनने के लिए जो आवृत्ति चाहिए वो कितनी चाहिए? तो वो चाहिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की। जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? 0। बिगयोर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? प्रकाश से। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो जड़त्व के कारण। व्यक्ति जो है वो जड़त्व की स्थिति में रह जाता है, लेकिन उसका जो ऊपर का जो बॉडी होता है, पार्ट होता है, वो मूव हो रहा होता है। इसी वजह से जब बस में ब्रेक लगती है तो क्या हो जाता है? व्यक्ति आगे की तरफ झुकता है। ऐसे ही आप देखोगे कि जब आप खड़े हो और गाड़ी डायरेक्ट चलती है, शुरू होती है, तो आप पीछे की ओर झुकते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आपका जो बॉडी है वो स्थिर होता है, लेकिन जो पैर होता है वो क्या हो जाता है? मूव हो जाता है। इसी वजह से पैर आगे निकलता है और बॉडी पीछे की तरफ झुक जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब के लेखक कौन हैं? तो ये है तकाशी हिरोज। कौन है? तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये होता है 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सीबेक प्रभाव के ऊपर। सीबेक प्रभाव नीचे दिया हुआ है बॉक्स में। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन यानी नियंत्रण हेतु भारी जल व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो ये होता है 47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती हैं? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ने लग जाता है। इसी कारण क्या होता है कि पाइपें जो है वो फट जाती है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरणें 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? वो भी 60 डिग्री का ही होगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो स्थिर वैद्युत बल। कलाई घड़ी प्रदर्शनी युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव्य क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं? वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो वो होती है 1। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो वो होता है धन आवेश। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन
एक सूर्य जैसे तारे को नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसमें केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण पर स्नेहक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो वो है अटाकाम में, पेरू में। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो ये है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो भारतीय एक वैज्ञानिक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र, बायोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के तक शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है उन स्टूडेंट्स तक इस PDF को पहुंचाना है जिनके पास अभी तक ये बुक्स नहीं अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, उन लोगों तक ये बुक्स को ज़रूर पहुंचाएं, इस PDF को ज़रूर पहुंचाएं। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? तो वे श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो वो होता है O समूह का। O ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो सभी को दे सकता है। AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी से ले सकता है इसको, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक प्राप्तिकर्ता, AB ब्लड ग्रुप को। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब क्या हो जाता है? सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? तो वो होता है 7.35 से लेकर 7.45 pH तक। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो यह है बंदर से। नेक्स्ट देखें, तो AB रक्त का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति को रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तिकर्ता कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसीवर। किसको? AB ग्रुप को। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो वो होती है कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो वो होती है प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है ये। यदि एक पिता का रक्तवर्ण A है और माता का रक्तवर्ग O है तो उसके संतान का रक्तवर्ग कौन सा हो सकता है? तो ये O या अथवा A हो सकता है, दोनों में से कोई एक। ये कैसे होता है इसको मैं जब नेक्स्ट वीडियो इसका एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा तो मैं इसको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं जल्दी। रुधिर प्लाज्मा प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है? तो ये होता है लिम्फोसाइट के कारण। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। हृदय के संकुचन से ध्वनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। नेक्स्ट, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है।
रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, तो क्या क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिसिन प्लस कैल्शियम बन के थ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन प्लस में फाइब्रोनोजेन बन के फाइब्रिन बनता है, और फाइब्रिन प्लस रुधिराणु बन के रक्त का छक्का बनता है, रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। नेक्स्ट, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीप्त करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है? हृदय ध्वनियाँ। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? तो ये बनता है एमाइजेल। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है ये। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। एंजाइम एक प्रकार का क्या है? जैव उत्प्रेरक। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पाषाण काल का। चलिए शुरू करते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल को अगर देखा जाए दोस्तों तो 3 काल में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल है क्या? एक्चुअली में एक ऐसा काल है जहां पर मनुष्य द्वारा अपने उपयोग की वस्तुओं का निर्माण पत्थरों द्वारा किया गया। इसी वजह से इस काल को पाषाण काल यानी स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। और इस पाषाण काल को भी 3 चरणों में बांटा जाता है, 3 खंडों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्लियर है? तो इसका जो है डेट वगैरह आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। मानव इतिहास का प्रारंभ काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो वो पत्थर का यूज़ करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है? तो यह जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो हेमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पिथेक्रैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हथनौरा नर्मदा घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो वो कालीबंगा से। कालीबंगा से और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे वहाँ से जो है राख जो है वो अग्निकुंड और राख भी मिला है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो वो किया गया मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। प्रस्तर युग यानी कि पत्थर युग में के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? यानी कुत्ता। सबसे पहला जो पालतू पशु बनाया गया वो कुत्ता को बनाया गया था।
उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के लिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो है आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई है? तो नव पाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? तो वो जौ। चैकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ताम्र पाषाण युग के नाम से। यहाँ पर ताम्र पाषाण युगीन कुछ स्थल दे रखा है और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कहाँ कहाँ से हैं ये। तो इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, ज़्यादातर जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल हैं वो महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, जैसे इनामगढ़, इसके बाद में है दायमाबाद, नवदा टोली और नोबास। ये जो हैं चारों कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। अगर इनाम गांव की बात करें तो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद की बात करें तो कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल यहीं पर है, ये दायमाबाद। इसके बाद में नवदा टोली अगर बात करें तो इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण यहाँ पर मिला है। नेवासा पटसन का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला है और लाल तल पर काली डिज़ाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी मिले हैं। ताम्रवती राजस्थान में है, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों के से सजे हुए हैं। नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अकबर। अकबर की अगर बात करें दोस्तों तो ये बहुत ही प्रतापी शासक माना जाता है। इसका जो जन्म है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड है। इसका जन्म 15 अक्टूबर कब? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542। इसकी जो माँ थी उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। इनका जो एक सैनिक था बहुत ही महत्वपूर्ण था, बैरम खां, जो इसका संरक्षक भी था। जब 13 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक किया गया अकबर का, तो बैरम खां ने इसका जो है एक तरीके से संरक्षण किया और बैरम खां ने इसका राज्याभिषेक करवाया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है वो होता है इसी के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में पानीपत का द्वितीय युद्ध। और वो कब होता है? तो ये होता है 5 नवंबर 1556 को। कब? 5 नवंबर 1556 को। ये पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 1556 में जो होता है, ये किसके बीच में होता है? तो ये हेमचंद्र विक्रमादित्य और बैरम खां जो अकबर का जो सेनापति था, जो संरक्षक था, उसके बीच में होता है। और इस युद्ध में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, इस युद्ध में जीत जो होती है वो किसकी होती है? तो वो बैरम खां की जीत यहाँ पर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकबर द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम किया गया। अकबर ने सबसे पहले 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाला जो कर था, 1563 में तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। इसके बाद में 1571 में इन्होंने जो है फतेहपुर सीकरी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। साथ ही साथ 1582 में इन्होंने जो है दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना करी। ठीक है, कब? 1582 में दीन ए इलाही नाम के संस्था यानी कि नामक धर्म की स्थापना करी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के बीच की जो दूरी है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा 1583 में इलाही संवत जारी किया, नया कैलेंडर इलाही संवत। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो हाँ, बुलंद दरवाजे का निर्माण भी जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो ये भी करवाया गया था
अकबर के द्वारा। साथ ही साथ में फतेहपुर सीकरी का जो दरवाज़ा था, ये हाँ जो बुलंद दरवाज़ा है, वो कब बनाया गया? 1571 में बनाया गया था। ये क्लियर है। इसके अलावा एक युद्ध जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, हल्दी घाटी का युद्ध। ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। और किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। हालांकि इस युद्ध में मुग़लों की तरफ से मान सिंह और आसफ़ खां वो नेतृत्व कर रहे थे मुग़लों का, और दूसरी तरफ कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह। ठीक है। और इसमें जो है जीत जो है वो मुग़लों की होती है, और महाराणा प्रताप जो है इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में हार जाते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें अकबर के दरबार में जो है 9 रत्न था। पहला रत्न बीरबल, दूसरा अबुल फजल, नाम याद रख लीजिएगा, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल। ये जो था टोडरमल जो था ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित था भू राजस्व के कारण, इसलिए भू राजस्व की व्यवस्था शुरू करी थी, इसी वजह से टोडरमल जो है बहुत ज़्यादा चर्चित था। इसके बाद में चौथा जो था वो था भगवान दास, पांचवा तानसेन जो एक तरीके से संगीतज्ञ था बहुत बड़ा। इसके अलावा छठा जो था वो मान सिंह, सातवां जो था अब्दुल रहीम खान खाना, आठवां मुल्ला दो प्याजा, और नौवां जो था वो फैजी। तो ये 9 रत्न थे अकबर के। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ज़रा ये पिक जो है थोड़ा धुंधला आ गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको। चलिए आगे अगर देखा जाए तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में। हुमायूं के आकस्मिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? तो कालनौर में, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान करी? तो वो था खान ए खाना। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किया? तो वो था कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करता था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में। तो अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वो था टोडरमल। मैंने बताया कि जो भू राजस्व व्यवस्था है वो टोडरमल द्वारा ही स्थापित किया गया था। तो अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई थी? तो दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वो था बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्यनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदयूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी में। सॉरी। अकबर की विजय जो है यहाँ पर दे रखी है। तो गोंडवाना की विजय 1564 में, चित्तौड़ की विजय 1568, कालिंजर की विजय 1576 और आमेर की विजय 1562, मारवाड़ विजय 1570, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 और आसिरगढ़ का युद्ध ये 1601 में हुआ था। अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य हरिदास के शिष्य थे। जो तानसेन था वो किसके शिष्य था? तो हरिदास का। अकबर के समकालीन शासक कौन कौन से थे? तो दोस्तों ये कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मैं इसका PDF जो है पेज जब इसको अलग करूँगा तो इसका पेज जो है मैं निकाल के नया पेज इसको स्क्रीनशॉट लूँगा, उसके बाद मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो भारत में जो धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए
उनमें जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो मुख्य श्रेय माना जाता है या फिर भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक माना जाता है वो राजा राममोहन राय को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो वो थे पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के। राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी यानी कि बांग्ला भाषा तथा मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? तो ये थे राजा राममोहन राय। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। यानी कि जो इनका जो मूल ब्रह्म समाज था उसमें फूट डलती है कब? 1866 में, और फिर आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है और उसी को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था अकबर द्वितीय ने। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी की गई। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो ये था राधाकांत देव। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? 1893 में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1875 में की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो अडियार यानी मद्रास में स्थापित किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो ये एनी बेसेंट। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे हेनरी विलियम डेरोजी। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है?
ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वर्ष 1851 में नरोजी फरदोनजी, दादा भाई नरोजी एवं SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदासियाना सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रास्त गोफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 में किस संस्था की स्थापना की? तो ये था सत्य शोधक समाज। तो चलिए इस वीडियो को आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा होगा एक्सप्लेनेटरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।